सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एनसीईआरटी की बुकें नहीं पढ़ी उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूं, इसलिए मैंने ये क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपके लाभदायक होगी आपके लिए। और इस क्लास में से कम आपके लिए 30-35 के बीच में जो टारगेट होगा वो टारगेट पूरा होगा। जो एसएसटी की क्लास होगी ये सामाजिक अध्ययन की, जिसमें एनसीईआरटी का मंथन किया जाएगा सभी को, सारों को। देखो, जो पहला है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2020 में भी आए, 21 में भी आए, 22 में भी आ रहे हैं, और जो 23 के जो अब चल रहा है जो पेपर चल रहे हैं उनमें से इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। देखना, यह हमारी पृथ्वी है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है सूर्य है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य, या सौरमंडल का पिता कह सकते हैं इसे, सूर्य को, ठीक है, इसको सूर्य को। लेकिन हम जो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो 0 डिग्री अंश से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, जिससे जो 0 डिग्री अक्षांश है वो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। हम फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। फिर हम दक्षिण की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। एक यहाँ 66.5 डिग्री है, एक रेखा यहाँ, और एक यहाँ 66.5 डिग्री। ठीक, देखो हमारी पृथ्वी, यहाँ से देखना, यहाँ से प्रश्न पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें। पृथ्वी हमेशा 2 गति करती है, 2 गतियां करती है। कौन कौन सी? अब देख, यहाँ पृथ्वी 2 गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, कौन कौन सी? पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। घूर्णन, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कौन से? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इतना ही याद रखो आप कि पृथ्वी हमारी किस तरफ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है, इतना ही। परिक्रमण वो है जो अपने अक्ष पर के बजाय अपने ही सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, घूमती है, वो किसके कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इतना याद रखो। घूर्णन, अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही स्थान पर घूमना, वो कौन सी दिशा से कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो, अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि घूर्णन से क्या होता है, कौन सी दिशा में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, इससे हमारे दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण से हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होती है, ऋतुओं में परिवर्तन, ठीक है यार। अब देखो एक क्वेश्चन और, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, यह इसका परिक्रमण पथ है, किसके चारों ओर घूमती है पृथ्वी? सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक बार पृथ्वी इस यहाँ होती है इस दिशा में, एक बार इस दिशा में, तो पृथ्वी को हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी नजदीक सबसे पास होती है पृथ्वी, सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ठीक है। और एक यहाँ होती है पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर। इन दूरियों को किस नाम से जानती है? ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा था, ये 12 तारीख के सीटेट एग्जाम में, किस, लेकिन एबसद में कैसे, जैसे आता है तो इसमें है सबसे नजदीक की जो दूरी है वो है उपसौर, और अधिक दूरी को अपसौर।
ये होती है उपसौर, जो स्थिति होती है वो कब होती है? 3 जनवरी को। और अपसौर की जो स्थिति होती है वो 4 जुलाई को। ठीक। सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो दूरी है, या हम ये कहें कि पृथ्वी है सूर्य के सबसे नजदीक है, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और उपसौर की जो स्थिति है वो 3 जनवरी को होती है। और अपसौर है वो पृथ्वी के और सूर्य की जो दूरी है, मध्य जो दूरी है वो अधिक होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अपसौर। ये 4 जुलाई को होती है। ठीक। अब आगे जो है ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, इसे काल्पनिक रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री जो है उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा की तरफ चलते हैं। और 23.5 डिग्री मकर रेखा की तरफ चलते हैं। अर्थात 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। ये जो है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, इस जो बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय भाग, क्षेत्र। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ तक जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती है, इसलिए इसे। और 0 डिग्री जो देशांतर जो रेखाएं हैं, देशांतर ऐसे खड़ी जो रेखाएं, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है जो खड़ी तिरछी, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं इसको। इसको हम ग्रीनविच रेखा, ये जो ब्रिटेन में है। ठीक। भारत की मानक रेखा कौन सी है? भारत जो है, भारत की मानक जो रेखा है, मानक जो समय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर। मानक रेखा। अब देखो जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था कि भारत की मानक रेखा कितनी है? 82.5 पूरी देशांतर। लेकिन हमारे जो मानक रेखाएं हैं पूरे विश्व में कितने हैं? सबसे ज्यादा अधिक कौन से में है? देखो, रूस में 11 है, अमेरिका में 7 है, और कनाडा। ये हमारी मानक रेखा है। ठीक। रूस में 11 है, अमेरिका में 7 है, और कनाडा में 6। ठीक, यहाँ तक होगी। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और था यहाँ, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये तो है अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा। इन रेखाओं के जाल को, ऐसे जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये अभी आया था इसलिए मैंने बता दिया। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? जाल को ग्रिड कहते हैं। ठीक। उसके बाद में गुणन और परिकरण। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ, परदीपी वर्त। परदीपी वर्त कौन सा है देखना, इसी से बता देता हूँ। परदीपी वर्त, परदीपी जो व्रत है वो सूर्य के, देखो ऐसे होता है, ये हमारा सूर्य है,
ये सूर्य और ये पृथ्वी, सॉरी और ये जो पृथ्वी है वो हमारी 66.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ये है उत्तर नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये जो है और ये जो हमारी सूर्य की किरणें, ठीक। अब ये जो सूर्य की किरणें हमारी जो पृथ्वी पर आ रही हैं, इन पृथ्वी पर जो सीधे जो यहाँ 1/2 आती है ना, ऐसे ऐसे आधे भाग पर आएंगी, ठीक। इधर वाले भाग में दिन है, इधर वाले पीछे वाले भाग में रात है। जो ये रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, दिन और रात को विभाजित करती है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रदीप्तिवर्त। प्रदीप्तिवर्त 2 भागों में विभाजित करती है जो रेखा, इस रेखा को कहते हैं प्रदीप्तिवर्त, इस रेखा को प्रदीप्तिवर्त कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, याद आ गया। अभी एक क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन आया इसी कि पृथ्वी दिवस कब है। पृथ्वी दिवस जल दिवस, ओजोन दिवस, ठीक। ये तीनों, ये दोनों आ चुके हैं एग्जाम में, ये नहीं आया, ये आ सकता है, आ चुका है। जल दिवस आ चुका है, ओजोन दिवस रह गया। ओजोन दिवस है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और जल दिवस जो है वह है 22 मार्च। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, ठीक। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को, और जो ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ठीक। एक चीज और है, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, विकलांग दिवस 3 दिसंबर। ये भी विकलांग दिवस है, वह है कल 3 दिसंबर को, याद रखना इसका। विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को, और ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को, ठीक। अब देखो यहाँ तक हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इसी से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो मानचित्र जो है, मानचित्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो है पैमाना, पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैमाना मानते हैं, उसके बाद में मानचित्र को तैयार किया जाता है। मानचित्र 3-4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखो बता देता हूँ। प्रकार, मानचित्र के प्रकार। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र कौन सा है, मानचित्र, भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तीसरा है प्राकृतिक मानचित्र। चौथा कौन सा मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के मानचित्र हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। ये 4 प्रकार के क्या है, मानचित्र हैं। ठीक, अब इन मानचित्रों को बनाने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण है प्रतीक। क्या है? प्रतीक। प्रतीक ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। इसके बाद में इसमें से सीटेट में क्वेश्चन नहीं आया, इस चैप्टर में से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। इसमें जो था मानचित्र के जो है 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक? मानचित्र के जो घटक हैं 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के घटक है। ठीक है। सूचक। दिक्सूचक क्या है? दिक्सूचक क्या है? यह प्रधान दिग्बिंदु है, या इसको ऐसे भी कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु के नाम से भी जानते हैं। ये दिक्सूचक है, ये क्या काम में आता है? ये किसी भी स्थान पे जाकर या किसी भी स्थान की हम कहीं पर भी दिशा का ज्ञान कराते हैं। ये दिशा का, किसी भी स्थान की दिशा का ज्ञान कराता है, दिशा का ज्ञान कराता है कि नॉर्थ साउथ जो है ये ज्ञान कराता है। ठीक है, ये आया है 2019 में। ये क्वेश्चन जो आया है 2019 में आया हुआ है, और उसके बाद में 2021 में भी आए, 19 से 21 में आए। दिक्सूचक वाला ये दिशा का ज्ञान कराता है, जिसे प्रधान दिक्सूचक कहते हैं। इसमें एक चुंबक होती है जो उत्तर और दक्षिण दिशा में, इसकी उत्तर दिशा है। ठीक है। वायुमंडल की संरचना। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इसमें से क्वेश्चन आया, किसी भी वर्ष इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आया। 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, 2021 में भी आया, और 2022 में अब जो चल रहे हैं उनमें भी आ रहा है क्वेश्चन। मैं बता सकता हूँ कि इस बार कौन कौन से दिन क्वेश्चन आए। 17 जनवरी को जो है इसमें क्वेश्चन आया, 13 जनवरी को इसमें से क्वेश्चन आया, और 18 जनवरी को भी इसमें से क्वेश्चन आया। तो इसलिए इस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वायुमंडल की संरचना। देखो, सबसे जो पहले है, जो पृथ्वी के ऊपर है, ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जो सबसे नीचे, जिसमें हवा, पानी, बादल, यस, मानसून, बिजली का कड़कना, ठीक, ये कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। सबसे नीचे वाले का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 13 किलोमीटर। अब कई बार पूछ लेता है कि बादल बनना, बिजली का कड़कना, हवा और पानी, ये कौन से मंडल में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। कितना किलोमीटर की ऊंचाई? 13 किलोमीटर। उसके ऊपर जो है वो है समताप मंडल। फर्स्ट ये है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल। ये जो समताप मंडल है, यह वह मंडल है जिसमें वायुयान उड़ते हैं।
कौन से वायुयान उड़ते हैं? जहाँ क्या उड़ते हैं? वायुयान उड़ते हैं। और इसका जो तापमान है वो एकदम वायुदाब वो समान होता है, इसलिए यहाँ वायुयान उड़ने के अनुकूल है, इसलिए समतापमंडल है। और इसमें कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं होती, मौसम की घटनाएं नहीं होती, इसमें याद रखना। मौसमी घटना नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये है वायुयान उड़ने के अनुकूल है और अच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं? समतापमंडल कहते हैं। ये कितने किलोमीटर तक है? 80 किलोमीटर तक। और इन्हीं के बीच में एक मंडल है, ओजोन मंडल। कौन सा मंडल? ओजोन। ओजोन परत, जो हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। किरणों से हमारी रक्षा करती है, रक्षा। ठीक है। ओजोन जो परत है वो सौरमंडल के ऊपर है, जस्ट और समतापमंडल के मध्य में। ये जो ओजोन परत है, ओजोन मंडल है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। उसके बाद में है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल, इसके ऊपर जो है मध्यम मंडल बोलते हैं। कौन सा मंडल? यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य में है, ठीक। मध्य मंडल में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी? तीसरी परत है, ठीक। इसमें जो है मध्यमंडल में क्या होता है? अंतरिक्ष में उल्का जो पिंड होते हैं वो कौन से ग्रहों के बीच होते हैं, पाए जाते हैं? कौन से उनकी कक्षा होती है? बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है वहां क्या होते हैं? उल्का पिंड पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र जो ग्रह होते हैं वो है उल्का पिंड। और ये जो उल्का पिंड किसके मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, ठीक है। ये जब ग्रह अपनी कक्षा से निकलकर पृथ्वी की तरफ आते हैं तो मध्यम जो मंडल है ये उनको जला देती है। उल्का पिंडों को पृथ्वी की तरफ जब आते हैं तो मध्यम मंडल उसे जलाकर नष्ट कर देती है और जो बचा कुचा है वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये हमारी सहायता क्या करते हैं? उल्का पिंडों को नष्ट कर देती है, जलाने में नष्ट करती है, ठीक है। इससे ऊपर जब चलते हैं, ये जो अब आया था, ये जो क्वेश्चन आया अभी आया है, चौथा जो मंडल है चौथा मंडल है बाह्य मंडल। आयन मंडल। ये जो होता है कितने तक है? ये जो मंडल होता है ये कितने दूरी तक होता है? 80 किलोमीटर से कितने तक? ये 100 किलोमीटर के आसपास होता है। 80 किलोमीटर से 2
कितने किलोमीटर तक? 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर तक। कौन सा मंडल? वायुमंडल या आयन मंडल। ये आयन मंडल वो है जो पृथ्वी से रेडियो तरंगों को वापस भेजता है। पृथ्वी पर वापस पांचवा जो मंडल है ठीक, बहिर्मंडल। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी जो मंडल है वो है ये 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। ठीक, अब इसमें से भी क्वेश्चन आया इस मंडल में सबसे ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। इसमें सबसे इसी जो सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछा भी 18 तारीख को और 12 तारीख को सेम क्वेश्चन था, बट उसमें पूछा कैसे, देखो इसी के बारे में पूछा कि वायुमंडल में, हमारे जो वायुमंडल में है, वायुमंडल में गैस का सर्वाधिक अनुपात या ऐसे कहें कि सर्वाधिक गैस कौन से पाए है वायुमंडल में, सर्वाधिक गैस वायुमंडल में कौन सी है, ये भी था। सर्वाधिक गैस कौन सी है वायुमंडल में, सर्वाधिक गैस है कौन सी? उसमें ऑप्शंस था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑप्शन ये था। एक में था नाइट्रोजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे। उसमें कौन सा सही होगा वो इसमें से देखना था। देखो आपको इनकी तरफ नहीं जाना, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। वायुमंडल में हमारे सबसे ज्यादा जो है, वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितने? 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन 21%। ठीक है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन तो आया था सीटेट में, और एक क्वेश्चन पूछा पीआरटी में, पीआरटी में पूछा भी फीचर्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कितने परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाई ऑक्साइड। कितने परसेंट है वायुमंडल में? कार्बन ऑक्साइड है वो कितने परसेंट है? तो 0.03%। हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट जो आग जलाने में सहायक है ये 0.03% है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया यहाँ। ठीक, तो याद कर लेना इसको। किसने की? समाज की स्थापना किसने की? ये समाज की स्थापना, जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो कब की? 31 दिसंबर को 1867 को 31 दिसंबर 1867 को किसने की? महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे होगा। महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। ठीक है, उसी के बाद ये आया हुआ है सीटेट में अभी 2023 में अभी आया। अभी इसमें बच गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, एक है, क्योंकि ये आ गया तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इसने सती प्रथा की भी स्थापना की। सती प्रथा को सबसे पहले इसने रोका, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। ठीक, अब देखो इसके बाद चलते हैं, करते रहो, अच्छी तरह से ध्यान रखो कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा? जलियांवाला। ठीक, जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, 13 अप्रैल 1919। ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? देखो 1919 में 10 मार्च 1919 को एक एक्ट लागू किया, रोल एक्ट। लागू किया। इसी का विरोध करने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई। किसका विरोध करने के लिए? रोल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा की, जो कहाँ की गई? अमृतसर में। और उस अमृतसर में जो सभा हो रही थी उसमें जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी, जिस कांड को, जिस हत्याओं को जलियांवाला हत्याकांड, जो घटना घटी वो 13 अप्रैल 1919 को घटी। ठीक है, पृथ्वी पर यह कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कितना डिग्री? 0 डिग्री। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ठीक, तो जो महासागरीय जो है, महासागरीय जो धाराएं हैं पृथ्वी पर, कौन सी? महासागरीय।
धाराएं, महासागरीय जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी है? गर्म धाराएं, गर्म धारा, और दूसरी है ठंडी धारा। गल्फ स्ट्रीम, जो गर्म जो धारा है उसे क्या है? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। जो गर्म धाराओं को क्या कहा गया है? गल्फ स्ट्रीम कहा गया है। जो सब लिब्रोडोर, ठंडी धाराओं को लिब्रोडोर, गर्म धाराओं को गल्फ स्ट्रीम। समुद्री जो धाराएं हैं वो किस तरफ चलती हैं? आप बता दें। गर्म जो धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं हैं, भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती हैं। कहाँ? गर्म स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम जो है, भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है, और ये ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। ठीक, तो ये जो ध्रुव है और जो गर्म जो धारा है, गर्म जो धारा है ये किधर दौड़ती है? ध्रुवों की तरफ, क्योंकि यहाँ जो है ठंडा मौसम होता है, ठंडी बर्फीली होती है, तो ये गर्म जो धाराएं हैं तो ठंडे मौसम की तरफ दौड़ती है, अर्थात ये ध्रुव की तरफ दौड़ती है। ठीक, याद हो गया। गर्म जो धाराएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं, और ये दौड़ती की तरफ ध्रुवों की तरफ। और जो ठंडे अक्षांश यानी कि ध्रुवों से, अक्षांशों से ये किस तरफ दौड़ती है? भूमध्य रेखा की तरफ दौड़ती है। ठंडी जो जल धाराएं हैं वो अक्षांशों से, ध्रुवों से अक्षांश की तरफ, ये भूमध्य रेखा की तरफ उष्ण कटिबंधीय घास कौन कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय घास, कसला, ये शॉर्ट वाक्य है इसका। ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास है, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, 3 घास है, कै, स और ला। उष्ण कटिबंधीय घास, एक वाक्य बनाया मैंने, कसला। कैसे? कंपोज, से सवाना, ला से लानोस, ये 3 घास है। ठीक है, कंपोज, सवाना और लानोस, कंपोज, सवाना और लानोस। देखो अब जो है सवाना, कंपोज, लानोस। सवाना है ये पूर्वी जो है अफ्रीका में पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका। अफ्रीका में पाई जाती है। फिर है कंपोज, कहाँ पाई जाती है? कंपोज पाई जाती है ब्राजील में, कंपोज ब्राजील में। और लानोस कहाँ पाई? ठीक है, वेनेजुएला में जो है लानोस पाई जाती है। सवाना में अफ्रीका में जो सवाना कंपोज है वो ब्राजील में पाई जाती है। ठीक है, ये है कसला से बनी है तीनों, कंपास, सवाना और लानोस। कंपास है वो ब्राजील में, सवाना है पूरी अफ्रीका में, और लानोस है वो वेनेजुएला। एक ही महिला थी, अमेरिकी महिला थी, जिसने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार आंदोलन। कौन थी? रोजा पार्कर।
थी, अफ्रीकी महिला, अफ्रीकी महिला थी जिसने 1 दिसंबर 1955 को नागरिक अधिकार आंदोलन की प्रारंभ किया। प्रजापन अपने अधिकारों के प्रति लड़ना स्टार्ट किया, जिससे 1 दिसंबर 1955 को नागरिक अधिकार आंदोलन की स्थापना हुई। अधिकार किसने की? रोजा पार्कर्स ने। ये कौन थी? अफ्रीकी महिला थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया इसलिए मैंने बता दिया। कहाँ है कालीबंगा? कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में और राजस्थान में। ठीक है, इतना याद कर लो, ज़्यादा मत करो, सिर्फ इतना याद करो कि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको भूलना नहीं है, हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में। ठीक है, भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। हुसंगी, हुसंगी कहाँ है? कर्नाटक में। हुसंगी कहाँ है? कर्नाटक में। कुन्नुल की जो गुफाएं, कुन्नुल गुफाएं कहाँ है? कुन्नुल गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इनको रट लो, अभी इतना समय नहीं है कि इनको समझा सके आपको कि रटना है, रटना खत्म करो। और आने वाले जो है एग्जाम में आप अपने, एक क्वेश्चन और आया कल परसों, बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम ये कहाँ होते हैं? बुर्ज होम कश्मीर में घर है जो जमीन के नीचे बनाए जाते हैं। कहाँ? नीचे, ग्राउंड में, अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, जमीन बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बुर्ज होम कहते हैं। लोहा स्तंभ, लोहा स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है, बहरौली में, दिल्ली। ठीक है, किसने बनवाया? चंद्रगुप्त ने। मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बना। इसकी लंबाई, ऊंचाई है, ऊंचाई ऐसे वो कितनी है? 7.12 मीटर। ठीक है, इसका वजन है 3 टन है, 3 टन वजन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है DSSB में एक बार, DSSB में आया हुआ था। किस लोहा स्तंभ किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। और इसलिए मैंने इसको बता दिया क्योंकि कागज का इस आविष्कार सबसे पहले किसने किया, ये जरूर याद कर लेना, ये NCERT की बुक में है। कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार, आविष्कार किसने किया? सबसे पहले कागज जो है वो चीन में, चीन ने बनाया। उस जो व्यक्ति का नाम था काइलून, काइलून व्यक्ति था, काइलून व्यक्ति ने इस कागज का निर्माण किया सबसे पहले। और कहाँ का था? चीन का। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। काइलून जो व्यक्ति था वो कागज का आविष्कार किया, कागज का निर्माण किया सबसे पहले, और वो कहाँ का था? चीन का था। दूसरा है आर्यभट्टम, आर्यभट्टम जो है ये ग्रंथ था,
ग्रंथ है, इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था। कौन सी भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। कौन सी भाषा में थे? संस्कृत भाषा में था। आर्यभट्ट ने लिखा कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कागज का आविष्कार किसने किया? काइलूल ने किया। ठीक है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आया, अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीक्रेट में भी, तो इसमें है, ये था 9 शायद 10 को था, से 10 को था क्या पता, 9 को था, ऐसे था, फर्स्ट में लगते था। ठीक है, ये आया अभी। अब 17 को एक और आया, फिर एक इसी में 17 को आया वो क्वेश्चन, तमिल महाकाव्य कौन कौन से हैं? तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य कौन कौन से हैं? 2 हैं तमिल महाकाव्य। कौन कौन से हैं तमिल महाकाव्य? हमें दोनों ही तमिल भाषा में थे, तमिल भाषा में थे। ठीक है, दोनों ही कौन सी भाषा में थे? तमिल भाषा में थे। और 2 थे, कितने थे? 2। और इन दोनों का रचयिता भी मैं बताता हूँ, क्योंकि एक भाषा है 2023 में आया, ये 17 जनवरी को आया, 17 जनवरी को आए। फिर ये आया 19 जनवरी को। ठीक है, और सीटेट में देखो तमिल महाकाव्य कौन कौन से हैं? शिल्प, पहला था शिल्प दिकारम, शिल्प दिकारम सबसे पहले, ये कौन सा था? तमिल महाकाव्य था। दूसरा था मणिमेखलाई, मणिमेखलाई जो था, मणिमेखलाई, ये भी तमिल महाकाव्य था। और ये क्वेश्चन आया 17 को, ये आया 19 को, दोनों ही लगता है। सिर्फ कादिरम का जो लेखक था, लेखक कौन था? इलांगे, इलांगे। और शिल्प कादिरम का जो लेखक था इलांगे था, और मणिमेखलाई का जो लेखक था वो सतनार था, सतनार जो लेखक है। तमिल महाकाव्य तमिल भाषा में थे शिल्प कादिरम, मणिमेखलाई। शिल्प कादिरम के लेखक इलांगे थे, मणिमेखलाई के लेखक सतनार थे। ठीक। मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज है, एक फारसी था, फारसी इतिहासकार था, 13वीं शताब्दी में। कौन से? 13वीं शताब्दी में। कौन सी भाषा का था ये? फारसी भाषा का था, फारसी भाषा। एक ग्रंथ लिखा जो था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया इसने सबसे पहले। मिनहाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में फारसी भाषा का एक जो इतिहासकार था, इसने एक शब्द का प्रयोग किया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो शब्द था वो भारत के कौन से हिस्सों के लिए, कौन से भाग के लिए इसने प्रयोग किया? हिंदुस्तान जो शब्द था वो कौन से भाग के लिए इसने प्रयोग किया? देखो 3 भाग थे, 3 भाग थे। पहला था तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, और तीसरा था गंगा और यमुना। यमुना का जो भाग था,
जैसे क्या कहा इन तीनों भागों के लिए कि ये जो भाग है पंजाब और हरियाणा, गंगा और यमुना का जो भाग है, इसे क्या कहा मिनाज है सिराज ने हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया इसके लिए। उसी प्रकार जो था, देखो आगे और देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। मिनाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान जो शब्द का प्रयोग किया वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के स्थान को कहा। ठीक है। उसके बाद में विदर्भ जो हिस्सा था, विदर्भ हिस्सा है वो कहाँ था, महाराष्ट्र का एक हिस्सा था। पहले इसको महाराष्ट्र का हिस्सा था। महाराष्ट्र का हिस्सा को क्या कहते हैं, विदर्भ कहते थे। कलिंग उड़ीसा को कहते थे। जो कलिंग का युद्ध 261 ईसा में, जिसमें किसने लड़ा, अशोक ने लड़ा था। फिर उसने अपने मन को परिवर्तन कर दिया कि मैं आगे जीवन में कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वो कलिंग था जो उड़ीसा का एक भाग था। ठीक है। उसके बाद में देखते सोमनाथ का जो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में है। इस गुजरात के मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर या किसने आक्रमण किया, मोहम्मद गजनी ने, महमूद गजनी। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने। सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया 17 बार। ठीक है। ठीक। तो महमूद गजनी का जो शासनकाल था वो कब तक था, इसका शासनकाल 997 से 1030 तक, 1030 तक इसका शासनकाल था। और 17वीं बार जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो 1027 के आसपास क्या था। चौहान तृतीय, पृथ्वीराज जो चौहान था वो तृतीय था। 1168 से 1192 तक इसका शासनकाल था। 1168 से 1192 तक इसे शासन किया। जब 1192 में जब शासन किया तो एक युद्ध था 1192 में, वो तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध में। फर्स्ट भी इसने लड़ा था और तराइन का द्वितीय युद्ध भी इसने लड़ा। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हारा, मोहम्मद गोरी के साथ, सुल्तान मोहम्मद गोरी के साथ ये लड़ा, तब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन ये जो है पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में वह हार गया मोहम्मद गोरी से। 1192 में हुआ था और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। जो है पृथ्वीराज चौहान का जो कवि था वो चंद्रवरदाई था। कौन था, चंद्रवरदाई। एक क्वेश्चन और आया अभी, किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, किसानों की जो बस्तियां थी उसे क्या कहा जाता था। किसानों की जो समूह है था, किसान जो रह के समूह में रहते थे उनकी बस्तियों को क्या कहता था, उर कहा जाता। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता।